So welcome guys, welcome to my channel. In this video I will be talking to about a new chapter that is physical spectroscopy. ऐसे ही आपके पास ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस वीडियो में हम फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या चीज़ है, ठीक है ना। सबसे पहले शुरुआत होती है इस चीज़ को समझने की कि लाइट के दो नेचर होते हैं। एक डुअल नेचर मतलब टू नेचर, ठीक है ना। तो लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर का फॉर्मूला होता है C = लैम्डा न्यू, वेयर एज पार्टिकल नेचर का फॉर्मूला होता है E = h न्यू। दोनों में बस एक ही फ़र्क है, E में h लगाया गया है और C में लैम्डा लगाया गया है, नथिंग मोर देन डैट। अच्छा, वेव नेचर का फॉर्मूला, वेव नेचर जो है वो उससे आपको क्या क्या मिल सकता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे आपको इंटरफेरेंस और रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन का पता लग सकता है। वेयर एज पार्टिकल नेचर जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। और ये आइंस्टाइन और आइंस्टाइन ने भी ये पार्टिकल नेचर को ही इस्तेमाल किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, और क्रॉम्पटन ने भी, ठीक है ना। तो इसके दो नेचर्स के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं। देखो, अब ये जो चिट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चिट है, ठीक है ना। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आगे आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव में आपको ऐसे बोल सकता है कि ना किसकी एनर्जी ज़्यादा है या फिर किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका रेंज, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके रेंजेस अगर आपको याद हो गया ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना दोस्त। तो ऐसे भी कभी कभार क्वेश्चन में देखा है मैंने, आया है प्रीवियस क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है कि बस ये पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक है इसको लर्न करने का, रेडियो मिर्ची आई लव यू। क्या बोला मैंने? रेडियो मिर्ची आई लव यू। रेडियो का मतलब रेडियो वेव, मिर्ची का मतलब माइक्रोवेव, आई का मतलब इंफ्रारेड, लव यू का मतलब यूवी रेज। समझ में आया? अच्छा, रेडियो मिर्ची आई लव यू के बाद फिर क्या याद करना है आपको? एक्स गर्लफ्रेंड। क्या बोला? एक्स गर्लफ्रेंड। एक्स मतलब क्या? एक्स मतलब एक्स रेज और गर्लफ्रेंड मीन्स गामा रेज। समझ में आया? अब गामा को आप वाई से भी रिप्रेजेंट करते हो, वाई मतलब इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ये जो मैंने रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गर्लफ्रेंड बोला, ये किसका ऑर्डर है दोस्त? हमेशा याद रखना ये। अब याद रखो, कैसे याद रखोगे? अब देखो, ये जो रेडियो मिर्ची आई लव यू है ना दोस्त, ये ना फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। समझ में आया? मतलब अभी जो मैंने बताया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी आपको बता रहा है, ठीक है। आपने एक चीज़ तो पढ़ा था कि अगर आप ऐसे भी याद नहीं रख सकते ना, तो मैं आपको एक और ट्रिक बता रही हूँ। आपने विब ग्योर पढ़ा था कि नहीं? विब ग्योर में आपने पढ़ा था कि एज वी गो फ्रॉम विब टू ग्योर वेवलेंथ इंक्रीजेस, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एज वी गो फ्रॉम रेडियो टू यूवी रेज, यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज होता है, चीज़ें उल्टी हो जाती है। याद रहेगा क्या? आई होप आपको ये बात याद रहेगा, ठीक है ना। ये भी अगर याद कर लेते हो तो भी आप पूरे ऑर्डर को याद कर सकते हो। और इसका मतलब क्या है दोस्त? अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब रेडियो टू गामा रेज, यहाँ पे यूवी नहीं, यहाँ पे गामा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और चीज़ क्या हो रहा है? एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? आपको बस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ऑर्डर याद रखना है। अभी यहाँ पे इस चैप्टर में आपको किसका दिया हुआ है ऑर्डर? इस चैप्टर में ना आपको दोस्त फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर दिया गया है। तो फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर्स को आपको पहले पढ़ना है। आपको ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैं आपको वेवलेंथ का भी ऑर्डर बता दूंगी। अब इस ऑर्डर को कैसे याद रखना है, तो मैं आपको उसके लिए भी एक ट्रिक दे देती हूँ। एक फॉर्मूला याद रखो कि यूवी रेज, इंफ्रारेड रेस की जो रेंज है ना दोस्त, इसको याद रख लो और कुछ मत याद रखो। हमेशा याद रखना कि इंफ्रारेड का जो रेंज होता है 10⁻12 टू 10⁻14 होती है। क्या होती है? 10⁻12 टू 10⁻14, ठीक है। या फिर आप यूवी रेस के भी उसको याद रख सकते हो, 10⁻14 से 10⁻16। अगर थोड़ा कंसंट्रेट करके दिखाऊं मैं आपको, तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि आप यूवी रेस को अगर याद कर लेते हो ना, आपको पता है यूवी रेस किस रेंज में पड़ता है? विजिबल रेंज में पड़ता है। और जो विजिबल रेंज की चीज़ होती है ना, विजिबल रेंज में आपको भी पता है कि इसका जो वेवलेंथ होता है कितना होता है? 400 to 700। बस उसके आगे 1 लगा दो तो 14 हो जाएगा, है ना।
तो वही बता रही हूँ मैं आपको। अगर आप ये भी याद रख लेते हो ना 14 to 16, 7 की जगह 16 लिख दो। हाँ, तो ऐसे आप इस चीज़ को अगर याद रखोगे तो बस उसके आगे के जो टर्म्स है ना ये अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे? अब देखो 14 to 16 है, इसके आगे वाला क्या होगा 12 to 14, बस दो डिजिट आपको इंक्रीज़ करना है। इसके आगे वाला 10 to 12 और उसके आगे वाला का ध्यान रखना कि वो 6 to 8 है। हाँ, ठीक है। तो चलो अब बात कर लेते हैं इसके पीछे वाले 14 to 16 के पीछे है 16 to 18 नहीं होगा यहाँ पे, 18 to 20 होगा, फिर 20 to 22 होगा। क्यों? क्योंकि यूवी के बाद एक और रे आता है जो जिसके बारे में हमने बात नहीं करी यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको ये बताता है कि देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है कि आपका जो लाइट है ना दोस्त, कोई भी लाइट, ये जो मैंने रेज बताया ना ये कुछ और नहीं, ये लाइट है। तो ये जब किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो उससे क्या होता है, कुछ चेंज आते हैं मैटर में, ठीक है ना। और उसी चेंज में, और वही चेंज जो होता है ना वो हमको ट्रांजिशन के थ्रू पढ़ना पड़ता है। कैसे चेंजेस आते हैं? उसके एनर्जी लेवल में चेंजेस आते हैं और इसी एनर्जी लेवल के चेंजेस को आप ट्रांजिशन के थ्रू पढ़ते हो, ठीक है ना। तो उसी ट्रांजिशन को देख के आप उसके स्पेक्ट्रा का पता कर सकते हो। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ में आया? अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग ट्रांजिशंस की क्या क्या कंडीशन है। अभी जो हमने ट्रांजिशन की बात करी तो इस ट्रांजिशन की क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये है कि अगर आपका चेंज इन एनर्जी का जो गैप है वो अगर इंसिडेंट एनर्जी गैप से ज़्यादा है। देखो आपके पास दो लेवल्स है, दोनों लेवल के बीच में जो एनर्जी का गैप है ना दोस्त उसको बोलते हैं डेल्टा ई ऑफ गैप, और जो एनर्जी आपके पास आ रही है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट। और अगर आपका एनर्जी ऑफ गैप की जो वैल्यू है वो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट से ज़्यादा है तो क्या होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा कोई ट्रांजिशन, क्योंकि आपको पता है एनर्जी का अगर गैप इतना ज़्यादा होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन उस दिए हुए इंसिडेंट रे से किस तरह से ट्रांजिट करेगा? नहीं होगा वहाँ पे वही ट्रांजिशन, क्योंकि इंसिडेंट एनर्जी है इतना कम तो वो गैप तक पहुँच ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि गैप ही इतना बड़ा है, ठीक है ना। और अगर गैप छोटा हुआ, इंसिडेंट लाइट बड़ा हुआ तो इजीली ट्रांजिशन हो जाएगा। और अगर इक्वल भी हुआ ना दोस्त, अगर एनर्जी ट्रांजिशन की इंसिडेंट जितनी मिल भी गई ना तो ईजिली वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन होगा। समझ में आया? आगे बात कर लेते हैं कि हम हर एक ये जो हमने रेडिएशंस के बारे में बात करी, उन सारे रेडिएशंस किससे हमको किस किस का पता लगता है। देखो रेडियो वेव्स में हम एनएमआर के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोवेव्स में हम रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ते हैं, इंफ्रारेड में हम वाइब्रेशनल मोशन के बारे में पढ़ते हैं, यूवी रेज में हम इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और गेमा रेज से हम रेज हमको मॉसबेयर ने दिया, ठीक है ना। गेमा रेज के बारे में हम ज़्यादा कुछ पढ़ते नहीं है। तो इस चैप्टर में आपको रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव और यूवी तो हमने बात कर ही ली थी हाइड्रोजन ट्रांजिशन में। तो बस इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया? तो चलो क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ा था मैंने यूवी रेज का, आप बस इसका समझ लो। अब माइक्रोवेव जब किसी मॉलिक्यूल में बढ़ता है तो उसका एक परमानेंट डायपोल मोमेंट आ जाता है। क्या बोला मैंने? अब एक लाइट मैंने बताया था कि किसी मैटर पे गिरता है, बताया था कि नहीं? तो यहाँ पे हमने कौन सा लाइट लिया है? अगर माइक्रोवेव वाला लाइट, माइक्रोवेव अभी बताया मैंने, माइक्रोवेव है ना। तो ये जब किसी मॉलिक्यूल पे गिरता है, ठीक समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल मतलब एक मैटर पे गिर रहा है, तो ये क्या ट्रांजिशन दिखाएगा? ये आपको परमानेंट डाइपोल मोमेंट दिखाएगा। और यही परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? एक कंडीशन होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा का। तो मतलब अगर वो मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल मोमेंट दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करता है। और रोटेशनल स्पेक्ट्रा और कुछ नहीं, माइक्रोवेव का क्या है? प्रूफ है। मतलब कि वो जो मॉलिक्यूल है वो माइक्रोवेव के रेडिएशन पे वो क्या करता सकता है? रोटेशनली एक्टिव मोशन कर सकता है। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या है? रोटेशनली एक्टिव। समझ में आया? तो कंडीशन क्या है? उस मॉलिक्यूल को क्या दिखाना चाहिए? परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मतलब म्यू जो है ना दोस्त, वो क्या होना चाहिए? वो पोलर होना चाहिए, मतलब वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? म्यू मतलब चेंज इन चार्जेस, ठीक है ना। आपको डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब आगे बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स की, ठीक है ना। अगर कोई मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल दिखाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशनली एक्टिव। और अगर कोई मॉलिक्यूल डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट दिखाता है तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनली एक्टिव। अब परमानेंट और डाइपोल में एक ही डिफरेंस है दोस्त। परमानेंट का मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी करो, उसका जो क्या बोलते हैं ना, उसका जो म्यू की जो वैल्यू है ना, वो हमेशा जो एटम्स जो है ना वो हमेशा क्या है ना,
उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगी ही रहेगी। वेयरएज़ रोटेशनल में क्या होता है, डायनेमिक में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CO2, एक को अगर आप एसिमेट्रिक वाला स्ट्रेच दे दोगे, मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के स्ट्रेचेस देने हैं। अगर आप यहाँ पे देख लेते हो कि यहाँ पे स्ट्रेच देने के बाद चीज़ों में कोई डिफरेंस आता है, कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सिमेट्रिक है, उसको अगर आप कोई स्ट्रेच दे के उसको अनसिमेट्रिक कर देते हो, अनसिमेट्रिक मतलब कि उसके डाइपोल को चेंज कर देते हो और उससे वो आप उसको पोलर बना देते हो उसके डाइपोल को, तो आपको जो डाइपोल मोमेंट दिखता है वो डायनेमिक डाइपोल मोमेंट दिखता है। और अगर आपको डायनेमिक डाइपोल मोमेंट दिख गया तो मतलब वो वाइब्रेशनली एक्टिव है, ठीक है ना। अगर वो परमानेंट भी हुआ ना दोस्त, वो अगर परमानेंट भी डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है ना, तो भी वो वाइब्रेशनली एक्टिव है, ये बात भी याद रखना। अच्छा, अब देखो, मॉलिक्यूल शोज परमानेंट डाइपोल मोमेंट शोज डायनेमिक डाइपोल मोमेंट, बट क्या बोला मैंने, अभी जो मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल मोमेंट दिखा सकता है, वो डायनेमिक डाइपोल मोमेंट भी दिखा सकता है, अभी मैंने इससे पहले वाले लाइन पे बताया आपको। पर अगर डायनेमिक डाइपोल मोमेंट, बट डायनेमिक डाइपोल मोमेंट डज नॉट शो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, अभी बताया मैंने CO2 का एग्जांपल, क्योंकि डायनेमिक कभी परमानेंट इसलिए नहीं दिखा सकता दोस्त, क्योंकि डायनेमिक ना स्ट्रेचिंग होने के बाद बना है, ठीक है ना। वेयर परमानेंट वाला जो होता है ना, वो आप किसी भी तरह से स्ट्रेच करो वो परमानेंट ही रहेगा, ठीक है ना। तो देखो, अब ये जो है ना दोस्त, इसका CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ये बात तो आपको भी पता है, तो इसका जो पोलैरिटी होनी चाहिए वो ज़ीरो होनी चाहिए, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। पर ये ना, और अगर ये ज़ीरो होगी तो ये रोटेशनली इनएक्टिव होगी, है ना, है कि नहीं। पर यहाँ पे क्या होता है ना दोस्त, जब आप इसको चेंज कर देते हो ना, इसको स्ट्रेच कर देते हो ना, तो इससे क्या होता है ना, ये जो होता है ना, ये डाइपोल मोमेंट शो करता है, क्योंकि आप एक कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को कम डिस्टेंस में रखो और एक ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड को लार्जर डिस्टेंस में रखो, तो आपको पोलैरिटी में क्या दिखेगा, चेंज दिखेगा, ठीक है ना। चीज़ें कैंसिल आउट नहीं होंगी, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन के बारे में, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट कर देती हूँ चीज़ों को। हाँ, ये देखो, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आप देख लो कि एनर्जी लेवल को रोटेशनल कांस्टेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखो, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना आपको हमेशा याद रखना है कि जो रोटेशनल बी है ना, बी को बोलते हैं हम रोटेशनल कांस्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्त, क्योंकि इसका आप एनर्जी के साथ आपको रिलेशन आना चाहिए, मतलब कि अगर इसको एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। अगर वो ट्रांजिशन कर रहा है तो याद रखना एनर्जी के टर्म्स में EJ इज़ इक्वल टू BJ+1, और अगर वो ट्रांजिशन कर रहा है तो उसका एक और फॉर्मूला है। अब तक बस इतना ही समझ लो कि एनर्जी जो है ना दोस्त, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, BJ+1, ठीक है। मतलब कि J से J1 तक इसका क्या है, एनर्जी। पर दोस्त ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ना हर किसी को पता रहता है। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आता है, कि बी का फॉर्मूला क्या होता है। बी का फॉर्मूला ना h²/8π² नहीं होता, इसके तीन अलग अलग फॉर्मूलेज है। पर मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ तो ये वाला फॉर्मूला आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस आई कुछ और नहीं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसको आप μr² भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो B इज़ नथिंग बट h²/8π²I, समझ में आया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, μr² लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस म्यू को आप क्या लिख सकते हो। म्यू कुछ और नहीं है, हमारा सेंटर ऑफ मास को बोलते हैं। मतलब इसको ये जो होता है ना, ये मास कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, सॉरी, इसको रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है m1 m2 m1 + m2। समझ में आया। इस चीज़ से आपको क्या पता चल रहा है, मतलब आई जो है ना वो डिनोमिनेटर में है, और आई को आप μr² लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि बी जो है ना दोस्त, वो इन्वर्स है रिड्यूस्ड मास के। समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, और ई जो है वो भी रिड्यूस्ड मास के इन्वर्स है, क्योंकि ई और बी का डायरेक्ट रिलेशन है। समझ में आ रहा है। तो इसका क्या ज़रूरत है, ये चीज़ तो आपको क्वेश्चन में दिख ही जाएगा। आपको कभी कभार ना CO, ऐसे CO, MO, HF ऐसे मॉलिक्यूल्स आपको दे देंगे, ठीक है। और फिर आपको बताएंगे कि ना दो ऐसे आइसोटॉपिकली सिमिलर मॉलिक्यूल्स दे देंगे, और फिर आपको बताएंगे कि इसमें से किसका ये जो बी का जो है ना रोटेशनल कांस्टेंट किसका ज़्यादा है। फिर आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला लगाना है। आपको मोलर मास तो पता ही है किसका, HF का और HCl का, पता है कि नहीं। तो आपको रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि H को आप m1 मान लो और Cl को m2 मान लो, तो HCl का फॉर्मूला लगाओ, और फिर HF का भी इसी तरह से सॉल्व करो, और फिर देखो कि किसका म्यू की वैल्यू ज़्यादा है।
जिसका म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगा उसका रोटेशनल कांस्टेंट कम होगा, और जिसका म्यू की वैल्यू कम होगा उसका रोटेशनल वैल्यू ज़्यादा होगा। इस तरह से आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं एनर्जी की। तो अब देखो, अब आप जब इस चीज़ का इस्तेमाल करोगे ना, इस चीज़ को जब आप यहाँ पे पुट करोगे ना, तो आपको ये वाली वैल्यू दिखेगी, और कुछ नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। अब आगे पढ़ते हैं कि अब मैंने जो बताया था ना आपको, बी के 3 वैल्यूज़ होते हैं, वो ये 3 वैल्यूज़ होते हैं। मैंने क्यों बताया था कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि बी, ये जो एनर्जी, ये जो बी की जो फॉर्मूला है ना, ये जूल के टर्म्स में है, और जूल वाली जो चीज़ है ना वो ज़्यादातर यूज़ होती है, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि वो एनर्जी के फॉर्म में जब लिखा जाता है ना, तो वो जूल के फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि बी की और क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती है। देखो, अगर पर सेंटीमीटर की बात करूँ ना, तो एच में से एक एच निकल जाता है, और आई की जगह ना एक सी भी लगता है, जो कि कुछ और नहीं, हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। समझ में आया। अब अगर पर सेकंड की बात करें, देखो, एक है मीटर के टर्म्स में, मतलब डिस्टेंस के टर्म्स, पर मीटर पर डिस्टेंस के टर्म्स में, एक है पर सेकंड के टर्म्स में, और एक है एनर्जी के टर्म्स में, आई मीन जूल के टर्म्स में। समझ में आ रहा है। हाँ, एनर्जी के टर्म्स में भी बोल सकते हो। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एक एच हटा देना है। देखो, तीनों का बताती हूँ याद करने का तरीका। सबसे पहले का क्या है कि आपको क्या करना है, एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आई, तो आपको जूल के टर्म्स में पता चल गया। इसका बताती हूँ मैं, पर सेकंड में क्या होता है ना दोस्त, इसका याद रखना, एच बाई, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो पहले वाले में से एक एच हटा देना है, तो आपको किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, पर सेकंड का। और अगर आप इसी हटे हुए एच में से एक सी जो है वो ऐड कर दोगे, तो आपको पर सेंटीमीटर का फॉर्मूला मिल जाएगा। समझ में आया आपको। अच्छा, अब बात करती हूँ कि जे का क्या यूनिट होता है। याद रखना, जे का जो यूनिट होता है ना, वो यूनिटलेस है, मतलब जे जो है ना दोस्त, वो यूनिटलेस है। समझ में आ रहा है। आगे बात करती हूँ मैं, ये एच का क्या है, तो एच का याद रखना, एच का होता है जूल सेकेंड। क्या होता है, जूल सेकेंड। अच्छा, एक और बात याद रखो कि मैं कौन से जे की बात कर रही हूँ। आपको ये लगेगा कि इस जे की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं, ये जूल वाला जे है। ये जे इसकी बात हो रही है, जे मतलब एनर्जी के लेवल्स की बात हो रही है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे जे मतलब एनर्जी लेवल है। समझ में आया। अच्छा, अब आई जो है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसका कि क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर, और एच का जूल सेकेंड। हमेशा याद रखना है एच वाले का, ठीक है, और आई वाले का केजी मीटर स्क्वायर से होता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, जब कोई ट्रांजिशन होता है तब क्या होता है बी का वैल्यू, तब क्या होता है एनर्जी का वैल्यू, तब थोड़ा डिफरेंट होता है। देखो, जब ट्रांजिशन होता है ना दोस्त, देखो, अब मैंने बताया था जे को क्या बोलते हैं हम, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। तो वो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, जो भी आपको पता है, कि इस तरह से आपको जे को अरेंज कर देना है एक एनर्जी लेवल के डायग्राम को बना के। फिर आपको क्या करना है, आपको इसका E1, E2, E3 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा जो कि होता है डेल्टा ई इज़ इक्वल टू 2b(j+1). अभी मैंने बताया था कि ई जो है ना, ई का बी के साथ क्या रिलेशन है, E(b(j+1) है कि नहीं। पर डेल्टा ई की जो वैल्यू है ना, चेंज इन ट्रांजिशन की बात अगर जब करते हैं हम, ठीक है ना, एक मिनट मैं आपको वापस दिखा देती हूँ। ये ई का वैल्यू है और ये डेल्टा ई की वैल्यू है। डेल्टा ई मतलब चेंज इन ट्रांजिशन। वहाँ पे क्या होता है ना कि फॉर्मूला चेंज हो जाता है। दैट्स वाई हमने क्या किया, हमने 2b(j+1) का फॉर्मूला यूज़ किया। अब आपको क्या करना है, जे मतलब कि क्या होता है दोस्त, जे मतलब होता है ट्रांजिशन, कहाँ से कहाँ तक। अब जे की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको ई नॉट की वैल्यू क्या दिखेगी, 0 दिखेगी। अच्छा, ठीक है ना। इस तरह से जब आप इसको E1 की वैल्यू आपको 2 भी दिखेगी। अगर जे की वैल्यू आप 2 लगाते हो तो क्या होगा, 2 + 2 4, 4 2 ज़ा 8। तो इस तरह से आपको चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक मिनट, 2 प्लस जे की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो 2 3 ज़ा 2 + 1 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे 6 भी लगेगा। तो इस तरह से आपको 0 2 भी 3 भी 6 भी ऐसे लगाना है। समझ में आया आपको। याद रखना, ई नॉट की वैल्यू 0 रहेगी, E1 की वैल्यू 2 रहेगी। समझ में आया आपको। इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो एनर्जी लेवल है ना, इनके डिफरेंस को निकालना है। इनके डिफरेंस को अगर आप निकालोगे ना, तो आप पाओगे कि यहाँ पे 2 4 6 का डिफरेंस दिख रहा है। समझ में आ रहा है। हर 2 2 बी का क्या क्या, अगर इनका भी अगर आप डिफरेंस निकालोगे, डेल्टा ई का भी, तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे 2 बी के डिफरेंस दिख रहे हैं चीज़ों में, ठीक है ना। तो इससे एक चीज़ पता चल रहा है कि हर 2 बी के टर्म्स में क्या हो रहा है, चीज़ें बढ़ रही है ऊपर की तरफ। समझ में आया। अब बात कर लेते हैं कि जब अगर क्वेश्चन में ऐसे आ गया कि आपको ट्रांजिशन दिया हुआ है कि J3 से लेके J4 की तरफ एनर्जी का ट्रांजिशन हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा ई
फ्रॉम जे टू बी, मतलब चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। आप क्या यूज़ करोगे, आपको यूज़ करना है 2b(j+1). आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जो जो हायर वैल्यू रहेगा ना, देखो यहाँ पे जो होता है ना जंप, वो जंप ना छोटे यहाँ से यहाँ तक ही होता है, मतलब एक एक लेवल ही जंप होता है चीज़ों का। आपको जो हायर लेवल है ना उसको लिख देना इधर, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 2b के साथ। कैसे करोगे, हायर लेवल मतलब 3+1 क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो आफ्टर ऑल J4 तक ही हम पहुँच जाएंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे बताई गई कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है, इसको कैसे करना है सॉल्व। जहाँ तक ट्रांजिशन हुआ है उस चीज़ को इस तरफ लिखना है, समझ में आया। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन रूल किस तरह का होता है। मैंने जस्ट अभी आपको यही बताया कि जो एनर्जी का जो चेंज होता है ना ट्रांजिशन में, तो वो एक ही लेवल का होता है, 2 से 3, 3 से 4, और आपको जो हायर वाला एनर्जी होता है ना उसी को लिखना पड़ता है इधर इधर इस तरफ J+1 के फॉर्म में। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो J का जो चेंज होता है वो कुछ और नहीं +-1 के फॉर्म में होता है, और इसी को हम अलाउ करते हैं। यही हमारा सिलेक्शन रूल बताता है। आगे बात कर लेते हैं आइसोटोपिक रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जो कि हमने इससे पहले ही बात करी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ को घोट के पी जाओ, क्योंकि HCl और DCl आपको दिया हुआ है, और आपको मैंने यही बताया अगर आपको आइसोटोप्स दिख जाए जैसे कि H और D, H मतलब हाइड्रोजन और D मतलब ड्यूट्रियम। अब H और D के बीच में आपको क्या बताया गया कि इसमें से म्यू किसका ज़्यादा है और B किसका ज़्यादा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता है M1 M2 प्लस M1 प्लस M2, तो अगर आप इसका M1 M2 का भी वैल्यू निकालोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये जो DCl होता है ना इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है ड्यूट्रियम का मास ज़्यादा है, तो DCl का जो म्यू होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है HCl से। और अगर ये हुआ तो इसका उल्टा हो जाएगा हमारा B का वैल्यू, यहाँ पे B लिख देना, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने गलती से म्यू लिख दिया, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं कि अब एक और तरीका है फाइंड आउट करने के लिए किसको, एक और तरीका है, एक होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ पे आप एक फार्मूला यूज़ करते हो, जो फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू 1/2π√k/u मल्टीप्लाई बाई √k/u, ठीक है ना। 1/2π सेपरेट और फिर मल्टीप्लाई बाई k/u। अब इसका मतलब क्या है दोस्त, ये क्या है, ये एक फ्रीक्वेंसी का कंडीशन है, ठीक है ना, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बात करेंगे। अभी बस ये समझ लो कि अब पॉपुलेशन रेशियो निकालने के लिए पूछ सकते हैं आपसे, तो हमेशा याद रखना पॉपुलेशन रेशियो का क्या वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है NJ/Ni, सॉरी। इस NJ/Ni को ही हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन रेशियो। समझ में आया, मतलब पॉपुलेशन का रेशियो। याद रखना जो अपर लेवल में होता है उसको हम J से डिनोट करते हैं, और जो लोअर लेवल का होता है उसको हम I से डिनोट करते हैं। कभी कभार आपको ऐसे भी दे दिया जाए कि एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट ऊपर रखना और ग्राउंड स्टेट को नीचे रखना, समझ में आए। तो यहाँ पे हम एक्साइटेड स्टेट को J से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है चीज़ों की, तो उस चीज़ को आपको पता चलता है, मतलब कितने पार्टिकल्स है इस लेवल में उस चीज़ का पता चलता है। देखो NJ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल एट J लेवल और NI नंबर ऑफ पार्टिकल इन I लेवल। अब आपको इक्वल करना है किससे, इस GJ और G1 से। इस GJ और G1 को हम कुछ और नहीं डीजेनरेसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी। सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखना है आपको एज इट इज़। याद रखना कभी कभार क्वेश्चन में डीजेनरेसी नहीं दिया जाता, तब आपको क्या करना है, इस पूरे टर्म को इग्नोर मारना है, क्या करना है, इसको छोड़ देना है और आगे की चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाई e⁻−EJ EI। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो चीज ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है ना दोस्त, इस पूरे फॉर्मूला में ना आपको ना ट्रांजिशन का पूरा आपको फॉर्मूला रटना है। मतलब यहाँ पे देखो NJ/N1 GJ/G1, यहाँ पे भी EJ-E1। आपको पता है एनर्जी में चीज़ें क्या होती है, माइनस में होती है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी, एनर्जी को हमने माइनस किया, डिवाइडेड बाय कब तक ये सब चलेगा ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब याद करने का ट्रिक बता रही हूँ, KBT। हाँ, तो और यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे माइनस का साइन आता है, जैसे कि -EA/RT है ना, एक्टिवेशन एनर्जी में E⁻, है ना, वैसे। और अगर आप भूल गए हो ना KBT का वैल्यू, तो याद रखना वो चीज़ क्या होता है, उस चीज़ का वैल्यू होता है 1.38 × 10⁻⁻23। याद रहेगा आपको, ठीक है ना। तो वो होता है जूल/केल्विन
या फिर आप पर सेंटीमीटर पर केल्विन भी बोल सकते हो, 0.695 का याद रखें। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि इन सबको इतना याद मत करो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में आ जाता है। जो याद करने की चीज़ है वो याद करो, वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। और डेल्टा ई मतलब एनर्जी गैप, यहाँ पे आप डेल्टा ई माइनस ऑफ डेल्टा ई बाई KBT भी लिख सकते हो। बहुत बच्चे यहाँ पे ये चीज़ कर लेते हैं, फिर आगे माइनस लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमने तो माइनस कर दिया तो हम माइनस क्यों लिखे आगे। तो ये गलती मत करना। तो यहाँ पे बताया अगर GJ और GI क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो इग्नोर करना है, और इसका एक एग्जाम्पल हम नेक्स्ट शीट में सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो दोस्त ये है हमारा क्वेश्चन, जहाँ पे हमको पॉपुलेशन रेशियो दिया हुआ है 9.22 इंटू 10⁻6 और टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है, डेल्टा ई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्या आप कर सकते हो यहाँ पे? क्या आपको डीजेनरेसी का फॉर्मूला दिया है? नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। अच्छा, पॉपुलेशन रेशियो आपको क्या फाइंड आउट करना है वो आपको पता चल गया। तो अब आपको क्या करना है? आपको सिंपली क्या करना है, उसको फॉर्मूले में डालना है। तो आपको पता है कि आपका फॉर्मूला क्या था, N2/N1 था कि नहीं। अब N2/N1 आपने लिख लिया इज इक्वल टू G2/G1 था, और आपको मैंने बताया उसको इग्नोर करना है। तो आपको एज इट इज़ यही लिखना है, सिंपली e⁻ माइनस डेल्टा ई बाई KBT लिख सकते हो ना। अच्छा, अब डेल्टा ई आपको फाइंड आउट करना है। KB का वैल्यू आपको पता है 1.38 इंटू 10⁻23, और टेम्परेचर का वैल्यू होता है 300 केल्विन, जो आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है ना, होता नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है ना, टेम्परेचर की वैल्यू। अब आपको पता है कि अब ई के पावर में जो भी चीज़ होती है उस चीज़ को नीचे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, साइड वाले LHS में लॉन लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है कि नहीं? ठीक है, आपने लगा दिया। अब इसमें ना आपको एक आंसर मिलेगा। याद रखना कि अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तब आपको एक आंसर मिलेगा, वो होगा जूल पर केल्विन के टर्म्स में। पर यहाँ पे ना आपको अगर कभी क्वेश्चन में पूछा कि आपको किलो जूल पर मोल के टर्म्स में चाहिए, ठीक है ना, तब याद रखना पर मोल का मतलब क्या होता है, Na होता है, एवोगैड्रो। एवोगैड्रो का फॉर्मूला में आपको याद रखना चाहिए कि एवोगैड्रो का मतलब पर मोल होता है। तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है उस आंसर को एवोगैड्रो नंबर के साथ, तभी आपको Na के टर्म्स में मतलब पर मोल के टर्म्स में आपको आंसर मिलेगा। तो अब तक हमने पढ़ लिया एनर्जी इन रोटेशनल मोशन के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी इन वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में। ठीक है ना, तो एनर्जी जो होता है ना, वाइब्रेशन के एनर्जी में ना, उसका फॉर्मूला होता है N+2 मल्टीप्लाई बाय H न्यू। ठीक है ना, आपको बस इतना पता होता था कि एनर्जी का जो वैल्यू होता था, फॉर्मूला होता था, वो क्या हुआ करता था, H न्यू हुआ करता था। पर जब वाइब्रेशनल एनर्जी की जब बात करी जाए तो वहाँ पे N+½ होता है। N का मतलब क्या होता है, एनर्जी लेवल। मतलब यहाँ पे ना एनर्जी लेवल नहीं हुआ ना, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप यहाँ पे एनर्जीज जो होते हैं वो आपको ना ट्रांजिशन के थ्रू यहाँ पे देखने को मिलता है, बिकॉज दिस इज़ अ फिजिकल स्पेक्ट्रा चैप्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पे उस चीज़ को देख के फिर चीज़ों को लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो ये होगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखना है कि ये जो आपको म्यू दिया हुआ है, जो कि फ्रीक्वेंसी है, और इसी फ्रीक्वेंसी को हमने बात करी थी इधर, जिसका कि अपने हमने फार्मूला डिस्कस किया था। क्या था हमारा फार्मूला, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, वो था 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाई K/U, और इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? लिखा नहीं है मैंने, बस मैं बता देती हूँ। इस म्यू को आप ये लिख सकते हो, उस चीज़ को हमने थोड़ा आगे एक्सप्लेन कर दिया, उस चीज़ को यहाँ पे लिखना चाहिए था। तो अगर वो जूल के टर्म्स में आपको एनर्जी पूछ रहा है ना, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला। समझ में आया आपको? और अगर वो आपको 0 पॉइंट एनर्जी पूछ रहा है ना दोस्तों, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो किसी लेवल nth लेवल में पूछ रहा है तो N+½ होगा, और अगर वो 0 पॉइंट एनर्जी पूछ रहा है ना, तो हमेशा याद रखना इस चीज़ को आपको क्या करना है, निगलेक्ट करना है, इस n को निगलेक्ट करना है। n की वैल्यू 0 अगर रखोगे तो क्या आ जाएगा, ½ H न्यू आ जाएगा जूल के टर्म्स में। पर अगर आपसे अगर वो पर सेंटीमीटर के टर्म्स में पूछ रहा है, पर सेंटीमीटर में आपका मतलब, इसका मतलब पता है क्या है, कि इसका मतलब है कि H न्यू को आप hc/λ लिखते हो कि नहीं, तो वही है कि आपको क्या करना है यहाँ पे 1/λ, जो कि होता है वेव नंबर, तो आपको इसको वेव नंबर के टर्म्स में इन सेंटीमीटर में लिखना है। समझ में आया? तो E0 इज नथिंग बट हाफ ऑफ वेव नंबर। और अगर आपको ये पर सेकेंड के टर्म्स में लिखना है ना, तो आपको इस वेव नंबर की जगह फ्रीक्वेंसी ही डालना है। मैं कहना बस इतना चाहती हूँ कि सब में ना आपको हाफ ऑफ तो डालना ही है, कोई यहाँ पे वो नहीं है। पर याद रखना कि जूल में ना आपको H न्यू के टर्म्स में, पर सेंटीमीटर में आपको म्यू के टर्म्स में। पर सेंटीमीटर का मतलब वेव नंबर ही होता है दोस्त। देखो, वेव नंबर का जो वो होता है ना यूनिट, अगर आप इसके यूनिट में जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसका जो यूनिट होता है ना वेव नंबर का भी वही सेम यूनिट होता है, पर सेंटीमीटर, और पर सेकंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। तो ऐसे भी आप चीज़ों को याद रख सकते हो। तो चलो आगे बात कर लेते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल है ना, वो अगर
उसका पर्टिकुलर एन एटम है और वो उस मॉलिक्यूल का अगर आपको बेंडिंग मोड, स्ट्रेचिंग मोड है ना, और टोटल या फिर वाइब्रेशनल मोड अगर आपको निकालना हो तो किस तरह से आप उसका निकाल सकते हो। तो उसका याद रखना कि अगर कोई मॉलिक्यूल ना पर्टिकुलर एटम कंटेन करता है और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले तो देखने कि उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, क्योंकि उससे आपको एन की वैल्यू तो मिल जाएगी, क्योंकि एन का मतलब कुछ और नहीं होता, नंबर ऑफ एटम्स होता है। और अब वो मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है वो तो उसके ज्योमेट्री से आपको पता चल जाएगा, जिसके बारे में हमने पहले बात कर ली थी। और आपको बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएंगे तो आपको देख के उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे CO2, HF, HCl, HBr, ये सब क्या है, ये सब लीनियर मॉलिक्यूल्स है। पर अगर आप SO2 और कुछ अलग अलग H2O ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स देखोगे, ये सब क्या है, इनका बाइंडिंग स्ट्रक्चर होता है, तो ड्यू टू दैट उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉन लीनियर वाला होता है। तो इसका मतलब क्या है ना दोस्त, इनमें लीनियर और नॉन लीनियर को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है, सो दैट आप अलग अलग फार्मूला यूज़ कर सको। और सिंपल है दोस्त, इसको याद करना अभी मैं ट्रिक के थ्रू आपको बता दूंगी कैसे याद रखोगे। याद रखना, वाइब्रेशनल मोड का तो आपको पता ही है, जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था लीनियर मॉलिक्यूल्स में ना 3n-5 होता है और नॉन लीनियर में 3n-6 होता है। समझ में आया? अब कैसे होता है, क्या होता है, वो सब हमने पहले डिस्कस कर लिया था। ऐसे याद रखो कि नॉन लीनियर मतलब बड़ा, वर्ड इतना बड़ा है, ठीक है ना। नॉन लीनियर, ये लीनियर का जो लेटर है कितना छोटा है, तो यहाँ पे हमने 5 यूज़ किया, यहाँ पे 6। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे 5 लगाना है, कहाँ पे 6। उस चीज़ के मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, ठीक है ना। आप ना लास्ट में ना इन सब चीज़ों पे फंसोगे, इसलिए इन सब चीज़ों का ना इन सब को ना अपने दिमाग में चिपका के रखो। इन सब चीज़ों में आपकी गलती होनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं ट्रिक्स बनाती हूँ सो दैट आप चीज़ों को याद रख सको। अब देखो, इनमें से ना 1 माइनस कर दो, 3 - 1 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखो, और इसमें से 1 माइनस कर दो तो 4 होता है। ठीक वैसे इसमें से 1 माइनस कर दो 2 होगा, 1 माइनस कर दो 5 होगा। इस तरह से आप उसका बेंडिंग मोड का पता लगा सकते हो। आप मुझे एक बात बताओ दोस्त, जब आप कहीं पे भी खेलने जाते हो, आप जब भी कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने जाते हो या फिर कोई खो-खो, क्रिकेट, जो भी मैचेज़ होते हैं, जहाँ कुछ भी होता है, या फिर आप कभी खेले भी होगे लाइफ़ पे, तो सबसे पहले आपसे क्या करवाया जाता है? आपको पहले स्ट्रेचिंग करवाया जाता है, आपको पहले थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करवाया जाता है, जो कि स्पोर्ट्स के टर्म्स में स्ट्रेचिंग हुआ करता है। मतलब आपको पहले स्ट्रेच करवाया जाता है इस चीज़ को खेलने से पहले, सो दैट आप ना उस गेम को अच्छे से खेल सको और आपको बीच में कोई मोच-वोच ना आ जाए खेलते वक़्त, सो दैट आपका जो पूरा बॉडी है वो रिलैक्स्ड रहे उस पूरे मैच के दौरान। तो हमेशा आपको स्ट्रेचिंग करवाया जाता है, और आपको भी पता है कि सारे के सारे बच्चे स्ट्रेचिंग करते हैं, पर देखो, गेम में परफॉर्मेंस सबका अलग-अलग रहता है, पर जब आप स्ट्रेचिंग करते हो ना, तब आपका जो स्ट्रेचिंग है वो हर कोई सेम ही स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर रहा होता है। तो याद रखना, स्ट्रेचिंग हमेशा सेम रहेगा, बेंडिंग हमेशा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि बहुत बच्चे ना स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस में n-1 लगाऊँ और किस में 2n-4 लगाऊँ। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक ट्रिक बना दिया आपके लिए, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आए। तो अब हम पहुँच गए हैं अपने उस आखिरी पड़ाव में, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं रोटर्स, इस चैप्टर का सबसे आखिरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर पॉइंट। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो रोटर को ना, आपको रोटर समझने से पहले आपको ये समझना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ पे रोटर्स में, क्योंकि आपको जब कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा ना, आपको उसको पहले उसका एक्सिस बनाना पड़ेगा, और उस एक्सिस को बनाते दौरान आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ए है, बी है और सी है, 3 टाइप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको हर एक मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता करना है कि कौन सा ए वाला है, कौन सा बी वाला है, कौन सा सी वाला है। तो हमेशा याद रखना, ए वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो वाला होगा जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ एटम जो है वो रोटेट कर रहे होंगे। मतलब सबसे कम एटम का जहाँ पे अगर रोटेशन दिख जाए, उसको मान लेना कि वो IA है। और अगर आपको सबसे ज़्यादा वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम अगर रोटेट करता हुआ दिख जाए कहीं पे, तो उसको आपको क्या टर्म देना है, IC देना है उस पर्टिकुलर एक्सिस को। और अगर वो बीच में रहा है, या तो ज़्यादा या तो कम, तो उसको IB देना है। चीज़ों को हम और भी डिटेल में समझेंगे थोड़ी देर बाद, आप बस एक-एक चीज़ों को पहले ऊपर-ऊपर से देखते रहो, फिर आप चीज़ों को और डीपली समझते रहोगे। पहले तो आप ये समझ लो कि हमारे पास ना 4 तरह के रोटर्स होते हैं। कितने तरीके के? 4 तरीके के। एक है लीनियर रोटर, एक है स्फेरिकल रोटर, एक है सिमेट्रिक रोटर और एक है एसिमेट्रिक रोटर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लीनियर रोटर से। लीनियर रोटर में हमेशा याद रखना, IA की वैल्यू क्या होती है, 0, और IB जो होती है वो IC के इक्वल होती है। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, IA मतलब मिनिमम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो क्या होती है, 0। और मैंने बताया था कि IC जो है वो मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। पर अब यहाँ पे बताया कि IB जो है वो इक्वल टू IC है। इसका मतलब कि IB और IC जो होता है वो मैक्सिमम होता है और इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि
अभी बताया मैंने, आईबी भी मैक्सिमम भी हो सकता है और आईसी तो मैक्सिमम होता ही है, तो वो अपने आप को चेंज कर सकता है, या तो मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी। अगर मैक्सिमम दिखे तो इक्वल है, तो अगर इक्वल चीज़ें दिखे ना दोस्त, तो वो लीनियर मोटर है। और आपको भी पता है कि लीनियर रोटर्स वही होंगे मॉलिक्यूल्स जो अब इसके एग्जाम्पल के आगे बढ़ने से पहले आपको बस यही बताती थी, कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई मॉलिक्यूल लीनियर है तो फिर वो ऑब्वियसली लीनियर रोटर ही शो करेगा। देखो जैसे C2H2, ये क्या है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है कि नहीं। ये इथाइन है दोस्त, ये इथीन नहीं है दोस्त, ये इथाइन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। और यहाँ पे जो है ना चीज़ें, ये सारी की सारी C2H2 जो है ना वो एक लीनियर फॉर्म में अरेंज रहती है। अगर आप BeH2 में भी देखोगे, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, कोई यहाँ पे बेंडिंग नहीं है, तो यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ दिखेगा तो क्या दिखेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के चलते ये जो है ना दोस्त, ये स्ट्रेट लीनियर बॉन्ड एंगल बनाएगा। समझ में आएगा, इसका भी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, तो लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा। CO2 भी लीनियर होता है, N2O भी लीनियर होता है। एक एक चीज़ों को अब मैं डीपली नहीं बता सकती, बस देख लो। CO लीनियर होता है, HX लीनियर होता है। HX मतलब एक्स में, एक्स मतलब कोई भी हेलोजन डाल दो, वो लीनियर ही होगा। और HCN भी क्या होता है, लीनियर होता है, क्योंकि CN में ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझ में आया। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ स्पेरिकल रोटर के बारे में। अगर आप स्पेरिकल रोटर की तरफ देखोगे तो आपको पता चलेगा स्पेरिकल रोटर में क्या होता है ना, IA, IB, IC तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब तीनों में जो नंबर ऑफ एटम्स जो होने चाहिए, रोटेट करने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। अब इसके कुछ इसको डिटरमाइन कैसे करोगे। देखो, आप एक्सेस लगा के भी कर सकते हो चीज़ों को, पर वो बहुत मुश्किल हो जाती है। वो एक्सेस वाला मैं आपको बता दूंगी, पर जितना आपको यहाँ पे बताया जाएगा ना उतना इनफ रहेगा। अब याद रखना कि ये जो कंडीशन है ना, ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल या परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ही देखने को मिलती है। जैसे कि परफेक्ट टेट्राहेड्रल मतलब कोई भी इंप्योरिटी नहीं आनी चाहिए, मतलब बीच में कोई भी अलग चीज़ नहीं आनी चाहिए। परफेक्ट टेट्राहेड्रल मतलब CH4 में अगर CH3F भी आ गया ना दोस्त, एक फ्लोरीन भी आ गया, तो वो परफेक्ट वाला टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा। हाँ, वो टेट्राहेड्रल ज़रूर रहेगा, पर वो परफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल SF6 में SF5H ऐसे आ गया तो नहीं होगा वो चीज़ परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल। तो ऐसे याद रखना कि परफेक्ट वाला अगर कोई शो करता है, जैसे CCH3 4, ये सब चीज़ें क्या होती है ना, ये सब चीज़ें परफेक्टली टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रही है, SiH4, पर ये वाला नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो ये सब एग्जांपल है स्पेरिकल के। ये दोनों एग्जांपल बहुत ही ईजी है, और स्पेरिकल और लीनियर मैं आपको बता दूं ईजी होता है डिटरमाइन करना, वेयर एज सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में थोड़ी सी दिक्कत आती है। पर आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको जितने भी एग्जाम्पल मैं अभी बताऊंगी, इससे बाहर तो क्वेश्चन में नहीं आने वाले। और अगर आ भी गए ना तो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इतने से थियोरी के दम पे। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक रोटर के बारे में। तो सिमेट्रिक रोटर में ना एक यूनिक होता है और दो सेम होते हैं। इसका मतलब क्या है कि या तो IA IB यूनिक होगा, या तो IB IC यूनिक बोल रही हूँ मैं, या तो IA IB सेम होगा, या तो IB IC सेम होगा। मतलब कि इसमें से दो सेम होंगे और एक जो होगा वो अलग होगा, डिफरेंट होगा, पर क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक मतलब ना तो B होगा ना तो A होगा, कुछ और होगा। समझ में आ रहा है आपको। आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है ना। क्या याद रखनी है, अगर IC जो अगर है वो ग्रेटर है IA और IB का, तो उसका मतलब ये है कि हाँ, ये बात तो पता है कि IC यूनिक है, दैट्स वाई IC जो है वो IA और IB की इक्वल नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे ग्रेटर का साइन दिया हुआ है। इससे वो तो पता है आपको, पर याद रखना कि अगर IC ग्रेटर है, क्योंकि इतना आपको पता रहेगा कि IC अगर यूनिक रहेगा तो ऑब्लिट, IA अगर यूनिट, अरे यार मैंने यहाँ पे IC लिखा है, यहाँ पे इसको ठीक कर लेना। IA अगर यूनिक दिखा तो वो प्रोलेट। पर याद कैसे रहेगा कि इसमें से IC ग्रेटर है IA। आपको पता है IC का वैल्यू हमेशा ग्रेटर होता है IA से, और IB तो अपने आप को मोल्ड कर ही सकता है। यहाँ पे भी IB तो अपने आप को मोल्ड कर चुका है, पर IA जो होता है वो हमेशा कम रहता है। ऐसे आप इसके मतलब साइन को पता कर सकते हो। और एक और बात याद रखना कि IA जब यूनिक होता है तब प्रोलेट, और IC जब होता है ऑब्लिट। अब बेटा IA जो है ना बंदा, एक तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, फिर भी यूनिक है दोस्त, तो कोई बड़ा काम कर रहा है, मतलब प्रो लेवल का काम कर रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ऐसे प्रोलेट याद कर सकते हो इसको। तो ये ट्रिक बताया था मैंने अभी, ना भी याद करो तो भी चलेगा वैसे। अब हम लोग सिमेट्रिक रोटर जो हमने ऑब्लेट प्रोलेट के बारे में पढ़ा, उसको थोड़ा सा जानेंगे डीपली, क्योंकि उन सबको ना थोड़ा एक्सेस बना के देख के फिर पता करना पड़ता है। याद रखना BF3 मतलब जो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो तो आपको याद रखना ही है दोस्त, पर इसका कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, क्योंकि इसके बाहर अगर याद आ गया तो आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हैंडल करना है। पर मैक्सिमम ना इन्हीं में से क्वेश्चंस आए हैं, तो इसलिए इन सबको तो याद करके ही चलना है आपको, मान लो। ठीक है ना। ज़्यादा कुछ नहीं, 19-20 का फ़र्क दिखेगा आपको
क्वेश्चन के पेपर में। अब देखो BF3 आपके पास एक स्ट्रक्चर है, अगर आप BF3 को ड्रॉ करोगे तो आपको पता है कि तीनों फ्लोरीन जो होंगे वो 120 डिग्री में अरेंज रहेंगे और यहाँ पे जो है ना चीज़ें क्या दिखेंगी, सिमेट्रिक दिखेंगी। पर याद रखना कि अगर आप एक्सिस ड्रॉ करोगे तीनों साइड में तो आपको क्या दिखेंगी, अगर आप तीनों साइड में इस तरफ अगर आप एक्सिस आपने ड्रॉ कर दिया, चलो आपने ड्रॉ कर दिया, आपको कितनी दिख रही है, 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3 बॉन्ड्स क्या दिख रहे। अच्छा वो हम बाद में देखेंगे, पहले आप देखो कि अगर आप एक्सिस ड्रॉ करते हो तो क्या यहाँ पे एक्सिस ग्रेटर देन 3 है या इक्वल टू 3 है। अगर यहाँ पे एक्सिस 3 या 3 से ज़्यादा दिखे तो उसका मतलब मान लेना कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आपका सिमेट्रिक शो हो रहा है, सिमेट्रिक रोटर शो हो रहा है। समझ में आया? तो सिमेट्रिक रोटर का बस एक ही कंडीशन है कि उसमें जो एक्सिस है ना दोस्त, वो एक्सिस क्या होना चाहिए, 3 से ग्रेटर होना चाहिए। एक और बात जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है कि अब जो एटम्स है किस तरह से रोटेट करते हैं। अब जब आप यहाँ से एक्सिस खींचोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 2 एटम्स जो है वो रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से एक्सिस खींचोगे तो आपको दिखेगा 2 एटम्स रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से एक्सिस खींचोगे तो 2 एटम्स रोटेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 2 2 2 2 जो नंबर है वो छोटा। अब अगर बीच में से करोगे, मतलब 2 जो चीज़ है ना वो कॉमन दिख रहा है, और अगर आप बीच में से अगर ऐसे ऐसे एक्सिस पास करते हो ऊपर से तो आपको दिखेगा 3 जो है ना वो एटम्स क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो मतलब 3 जो है ना वो अलग है और 2 जो है वो सेम है चीज़ों में। तो आपको पता है कि 3 जो है वो नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2, और आपको पता है कि ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा मतलब किसका होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज़्यादा नंबर ऑफ एटम अगर रोटेट कर रहे हैं तो वो किसका होता है, IC का होता है। और IC इसका मतलब क्या है, ग्रेटर है किसके, IA और IB की, क्योंकि IA और IB क्या दिखा रहा है आपको, 2 और 2 दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर IC आपको अगर यूनिक दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, कंडीशन ऑब्लेट का है। अब देखो यहाँ पे एक और मेरे पास एग्जांपल है CH3I का। ये एग्जांपल याद रखना, CH3 एक कॉर्नर में बनाओ, एक बड़ा सा लाइन खींचो और I बनाओ, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चीज़ें। क्यों दिखेगा यहाँ पे, क्यों है हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना दोस्त C और I के बीच में इतना डिस्टेंस होता है ना दोस्त, कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि कुछ 1 2 एग्जांपल देख लो। यहाँ पे अगर फ्लोरीन देके भी आपको, यहाँ पे क्लोरीन देके भी आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है। तो इसलिए इसका तो एग्जांपल याद रख ही लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लगेगा अगर यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी रखा हुआ तो इसलिए आपको बता दूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सिस खींचनी है। यहाँ पे अगर आप सीधा वाला एक्सिस खींचते हो तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे 5 एटम्स का क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, 1 2 3 4 5। यही एक्सिस आप सामने से यहाँ पे इसकी ओर खींचते हो तो यहाँ पे भी आपको 5 ही एटम्स का रोटेशन दिखेगा। पर अगर आप एक्सिस ऐसे सीधा खींचोगे ना तो आपको सिर्फ 3 ही एटम के रोटेशंस दिखेंगे, ये 3 एटम्स के रोटेशन, क्योंकि आई जो है ना ये इसमें वो हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको बस आई और सी जो कोइंसाइड कर जाएंगे उसमें सिर्फ 3 ही एटम्स का आपको क्या दिखेगा, वो चीज़। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ साफ दिख कि जो स्मॉल नंबर में वैल्यू है जो कि IA होता है ना, वो तो स्मॉल वाला क्या है, यूनिक है, और जो मतलब जो सेम है, 2 जो है वो सेम है। इसका मतलब क्या है, और वो उनमें कितने एटम्स रोटेट कर रहे हैं, ज़्यादा हायर नंबर ऑफ एटम्स रोटेट कर रहे हैं, मतलब IC वाला। आई और IB तो मोल्ड कर ही सकता है अपने आप को। तो IB और IC जो है वो सेम है और IA जो है वो डिफरेंट है। और IA जब अगर यूनिक दिखे तो आपको कौन सा कंडीशन लगाना है, प्रोलेट का। अब लास्ट रोटर है हमारा एसिमेट्रिक रोटर। याद रखना एसिमेट्रिक रोटर में तीनों के तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, पहला तो कंडीशन ये है। पर इस कंडीशन से ना आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आएगा ना तो उसके हिसाब से आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे करना है। तो उसके लिए बता देती हूँ मैं आपको। उसको देखने का एक ही तरीका है, आपको देखना है वो मॉलिक्यूल जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वो C1 या फिर C2 यही 2 एक्सिस दिखा सके, तभी वो जाके एसिमेट्रिक रोटर होगा। मतलब उसके पास सिर्फ 2 ही एक्सिस दिखाने की क्या है, लाइसेंस है। नहीं तो अगर वो उससे ज़्यादा एक्सिस, मतलब कि जैसे C3 और C3 से ज़्यादा दिखा दिया तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रोटर। तो चलो इसके एग्जाम्पल को अच्छे से देख लेते हैं तो आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास H2O। आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे 2 तरह का एक्सिस दिखेगा, यहाँ पे आपको ये बीच ऊपर आपको 2 लोन पेयर्स भी दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप सीधा ऐसे एक लाइन खींचोगे ना तो आपको C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखेगा, मतलब वो 2 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है ना, सबसे लोएस्ट एक्सिस जो होता है वो C2 एक्सिस होता है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे आपको क्या होगा, दिखेगा आपको C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखेगा। ठीक है, अब C2 अगर एक्सिस दिख जाए ना आपको, इसका मतलब क्या है दोस्त, इसका मतलब ये है कि ये किसका एग्जाम्पल है, एसिमेट्रिक का। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास C2
H4 समझ में आया? C2H2 नहीं, C2H4। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। C2H4 में भी है, वो लोग क्या कर देते हैं, लीनियर उसको मार्क कर देते हैं। याद रखना ये अल्कीन है, ये अल्काइन नहीं है दोस्त। तो अल्कीन में ना आपको C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखेगा। और अगर आपको सिस या ट्रांस भी अगर दिख गया ना कभी क्वेश्चन में, सिस और ट्रांस वाला अल्कीन, तो भी वो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ज़्यादातर अल्कीन्स जो होते हैं ना वो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो करते हैं। देखो आप अगर बीच में से प्लेन पास करोगे तो आपको क्या दिखेगा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर आप यहाँ से भी पास करोगे तो भी आपको C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखेगा। यहाँ पे आपको C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखेगा। क्यों दोस्त? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, चीज़ें इस तरफ रोटेट कर रही है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे चीज़ें आप इस तरह से नहीं कर सकते रोटेट, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चीज़ें सेम ही है। मैं कहना यही चाहती हूँ दोस्त कि ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं दोस्त, ये किसके एग्जाम्पल है, ये एसिमेट्रिक रोटर का एग्जाम्पल है। लास्ट एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो ये है कि C1 एक्सिस ऑफ रोटेशन में ना OH जो है ना वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो एसिमेट्रिक एक्सिस ऑफ रोटेशन का ही क्या है, एग्जाम्पल है, एसिमेट्रिक रोटर का। क्यों दोस्त? देखो अगर आप CH4 को देखोगे ना और यहाँ पे OH देखोगे जो कि लीनियर है, अगर आप बीच में से कोई काटते हो ना एंगल, तो ये OH इस तरफ चला जाएगा और ये अगर OH इस तरफ आ गया ना दोस्त, तो भी वो C1 शो ही करेगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब क्या है, CH3OH भी क्या है, एसिमेट्रिक रोटर का एग्जाम्पल। सो इसी के साथ साथ आपका ये फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला चैप्टर होता है ख़त्म। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस।